स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं हिंदी बुकवर्स, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां हम उन पन्नों को खोलते हैं जिनमें छुपा है जिंदगी बदलने का फॉर्मूला। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं उस किताब में जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी। थिंक एंड ग्रो रिच। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब इंसान चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता है, छत को घूरता है और मन में एक सवाल उठता है, क्या मेरी जिंदगी का यही सफर है? क्या मैं इससे ज्यादा नहीं बन सकता? यही वो जगह है जहां से नेपोलियन हिल की यात्रा शुरू होती है। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं बताती, ये मन की वो शक्ति खोलती है जिसकी वजह से एक साधारण इंसान असाधारण बन सकता है। हिल कहते हैं कि हर महान सफलता की जड़ में एक छोटी सी अग्नि होती है, एक सोच, एक इच्छा जो धीरे धीरे इंसान को उसकी मंजिल की तरफ खींच ले जाती है। इस किताब की शुरुआत एडविन सी बार्न्स नाम के एक युवा की कहानी से होती है। बार्न्स एक साधारण आदमी था। उसकी जेब में पैसे नहीं थे, उसके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि खुद दुनिया भी उनको अनदेखा नहीं कर सकी। उसके दिल में एक ही चाह थी, थॉमस एडिसन के साथ काम करना। वो एडिसन का कर्मचारी नहीं बनना चाहता था, वो उनका पार्टनर बनना चाहता था। उस समय किसी भी सामान्य आदमी के लिए यह विचार ही पागलपन था, लेकिन बार्न्स के लिए यही सच था। बार्न्स के पास टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वो फ्रेट ट्रेन पर लटक कर चला, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह एडिसन से मिल सके। जब वो एडिसन के दफ्तर पहुंचा, कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरे पर धूल थी, लेकिन आंखों में जलती हुई एक विश्वास की लौ थी। एडिसन खुद बाद में लिखते हैं, उसकी आंखों में मैंने वो चमक देखी थी जो किसी भी इंसान को सफलता तक ले जाती है। बार्न्स को वहां एक साधारण कर्मचारी की तरह काम दिया गया, पर उसके मन में एक आवाज लगातार गूंजती रही, एक दिन मैं एडिसन का पार्टनर बनूंगा। कई महीने निकल गए। बार्न्स छोटे छोटे काम करता रहा। कोई भी इंसान उसकी हालत देखकर कहता कि इसका सपना एक मजाक है, लेकिन सच्चाई यह थी कि इंसान का भविष्य उसके हालात तय नहीं करते, उसकी इच्छा तय करती है। और फिर वो दिन आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एडिसन ने एक नया उपकरण बनाया था, एक घरेलू बोलने वाली मशीन। उस उपकरण को बेचने के लिए कोई तैयार नहीं था। सबको लगता था कि यह असफल हो जाएगा। तभी बार्न्स आगे बढ़ा और बोला, मैं इसे बेचूंगा। और उसने ऐसा किया। उस मशीन की सफलता ने बार्न्स को एडिसन का सच्चा पार्टनर बना दिया। मेड बाय एडिसन, इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स, ये लाइन अमेरिका में गूंज उठी। बार्न्स करोड़पति बना, लेकिन असली बात यह है कि उसने अपनी इच्छा को सच कर दिखाया। नेपोलियन हिल इसी कहानी से हमें सिखाते हैं कि इच्छा तभी इच्छा कहलाती है जब वो हमारे भीतर आग बनकर जलती रहे, चाहे हालात कैसे भी हों। इसके बाद हिल एक और कहानी बताते हैं जो मन को हिला देती है। इसे कहते हैं 3 feet from gold। एक आदमी को सोने की खान मिलती है। शुरुआती दिनों में कुछ सोना मिलता है, फिर वेन अचानक गायब हो जाती है। वो थोड़ा और खुदाई करता है, फिर थककर उपकरण बेच देता है और चला जाता है। नए मालिक ने उस खान की जांच एक इंजीनियर से करवाई। इंजीनियर ने बताया कि असली वेन सिर्फ 3 फीट दूर थी, बस 3 फीट। नया मालिक खुदाई जारी रखता है और सोना निकल आता है। पहली बार खान छोड़ने वाला आदमी जीवन भर पछताता रहा कि वो सफलता के सिर्फ 3 फीट पहले रुक गया था। ये कहानी आर्यू डार्बी के दिल पर छप गई। उन्होंने इंश्योरेंस का काम शुरू किया। जब भी कोई ग्राहक नो बोलता, उनके दिमाग में वही आवाज आती, 3 फीट से पहले मत रुकना। वे लगातार कोशिश करते रहे और धीरे धीरे इंश्योरेंस के सबसे सफल सेल्समैन में से एक बन गए। हिल इस कहानी से एक सरल सच बताते हैं, असफलता कभी कभी बता रही होती है कि सफलता बहुत पास है। हारने में गलती नहीं है, रुकने में गलती है। अब हिल हमें अगले सिद्धांत पर ले जाते हैं, फेथ। ये शब्द जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। फेथ कोई धार्मिक अवधारणा नहीं है। फेथ का मतलब है
वो मानसिक अवस्था जिसमें इंसान अपनी सफलता की कल्पना न सिर्फ करता है बल्कि उसे सच मानकर जीता है। हिल कहते हैं, फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट कैन बी इंड्यूस्ड बाय एफर्मेशन। यानी आप अपने मन को बार बार बताते हैं कि आप कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है। यही फेथ इंसान को मुश्किल रास्तों पर भी टिकाए रखता है। हिल एक बेहद भावुक कहानी अपने बेटे की बताते हैं। उनका बेटा बिना कानों के पैदा हुआ था। डॉक्टरों ने कहा कि यह बच्चा कभी सुन नहीं सकेगा, लेकिन हिल ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे को रोज ऐसी कहानियां सुनाई जिनमें छिपा संदेश था, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अलग हो, और एक दिन तुम ये साबित करोगे कि दुनिया गलत थी। वे बच्चे को कभी उसकी कमी का एहसास नहीं होने देते। उनका विश्वास, उनका फेथ इतना मजबूत था कि बच्चे में एक अजीब सी शक्ति जागी। धीरे धीरे बच्चा हल्की आवाजें महसूस करने लगा। समय के साथ वो बोलने लगा, और जब वो बड़ा हुआ उसे एक हियरिंग डिवाइस मिला जिसने उसकी दुनिया बदल दी। वो सिर्फ खुद नहीं बदला, उसने हजारों डेफ बच्चों की मदद की। हिल समझाते हैं कि यही होता है फेथ का चमत्कार, बिना चमत्कारों के। अब आता है ऑटो सजेशन, यानी अपने मन को रोज आदेश देना। हिल कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक खाली मैदान की तरह है। आप जो भी विचार उसमें बार बार बोते हैं वो उसी को उगाता है। अगर आप अपने मन को रोज कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं हारने वाला हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानकर आपकी जिंदगी उसी दिशा में ढाल देता है। लेकिन अगर आप रोज अपने मन में ये विचार भरते हैं, मैं बन सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं रास्ता खोज लूंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में धकेलने लगता है। ऑटो सजेशन वह पुल है जो इच्छा को विश्वास से जोड़ता है और विश्वास को कार्य में बदल देता है। इस पहले हिस्से का सार यही है कि सफलता बाहर से नहीं आती, वो भीतर बनती है। इच्छा वो आग है जिससे शुरुआत होती है, विश्वास वो हवा है जो उसे भड़काती है, और ऑटो सजेशन वो साधन है जो इस आग को दिशा देता है। असफलता सिर्फ एक संकेत है कि आपको रास्ता बदलना है, मंजिल नहीं। और इंसान तभी हारता है जब वो रुक जाता है। यहीं से किताब अगले दरवाजे पर ले जाती है, जहां कल्पना, ज्ञान, मास्टरमाइंड, परसिस्टेंस और डर के मनोविज्ञान की गहराई खुलती है। यही वो जगह है जहां हिल बताते हैं कि मन, विचार और वास्तविकता किस तरह एक दूसरे को आकार देते हैं। अब यात्रा आगे बढ़ती है, जहां सोच का विज्ञान और भी स्पष्ट होता है और इंसान की असली क्षमता सामने आने लगती है। मन, इच्छा और विश्वास की यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सोच सिर्फ चमकती नहीं, आकार लेने लगती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि इंसान के मन में दो शक्तियां होती हैं, एक जो उसे डराती है और दूसरी जो उसे बनाती है। जब मन में जलती हुई इच्छा ऑटोसजेशन और विश्वास से मजबूत हो जाती है, तब उसके बाद जो चीज सबसे जरूरी होती है वो है कल्पना। हिल इसे इमेजिनेशन, दी वर्कशॉप ऑफ दी माइंड कहते हैं। यानी कल्पना वो जगह है जहां आपका भविष्य जन्म लेता है। कल्पना कोई बचकानी बात नहीं है। दुनिया के हर महान निर्माण की शुरुआत कल्पना से हुई है। आईफेल टावर, एरोप्लेन, इंटरनेट, इलेक्ट्रिक बल्ब, पहले ये सब किसी की इमेजिनेशन का हिस्सा था। हिल बताते हैं कि इमेजिनेशन दो तरह की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब जो आइडियाज आप पहले से जानते हैं उन्हें नए ढंग से जोड़ना। क्रिएटिव इमेजिनेशन मतलब वो शक्ति जो सीधे सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स से नए विचार खींच लाती है। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड को ले। फोर्ड ने ये कल्पना की कि दुनिया को एक सस्ती, भरोसेमंद गाड़ी चाहिए। उस समय समाज हंसता था, एक मशीन जो घोड़े की जगह ले, बेवकूफी है। पर फोर्ड की इमेजिनेशन सिंथेटिक नहीं थी, वो क्रिएटिव थी। वो सिर्फ गाड़ी नहीं बना रहा था, वो लोगों के जीवन को बदलने वाले तरीके की कल्पना कर रहा था। और जो चीज पहले उसके मन में बनी
वही बाद में दुनिया में बनी। हिल बताते हैं कि क्रिएटिव इमेजिनेशन केवल उन्हीं के लिए खुलती है जिनका मन स्पष्ट इच्छा और विश्वास से भरा हो। जिनके मन में डर और संदेह की धुंध हो, उनकी इमेजिनेशन मर जाती है। यही वजह है कि कई लोग आइडियाज को महसूस करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाते। संसार में सफल लोगों और बाकी लोगों का अंतर यही है। सफल लोग आइडिया को पकड़कर उस पर काम करते हैं, बाकी लोग बस सोचते रह जाते हैं। अब हिल इमेजिनेशन से लेकर स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर आते हैं। दुनिया में जनरल नॉलेज बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी काम की खास जानकारी, समझ और तकनीक, यही इंसान को सफलता दिलाती है। हिल कहते हैं कि स्कूल की डिग्री सफलता की गारंटी नहीं देती, लेकिन सही ज्ञान का सही इस्तेमाल जिंदगी बदल देता है। दुनिया में हजारों लोग डिग्री लेकर घूमते हैं, लेकिन एक चीज की कमी में पीछे रह जाते हैं, एक्शनेबल नॉलेज, यानी ऐसा ज्ञान जो किसी समस्या का हल बन सके। कार्नेगी की जिंदगी इसका बड़ा उदाहरण है। वो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि किस तरह सही लोगों की नॉलेज को जोड़कर काम कराया जाए। उन्होंने पूरा एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया, लोगों की टीम जिनका ज्ञान, अनुभव और सोच एक दूसरे से मिलकर बिजली जैसी शक्ति पैदा करता था। हिल इसी कॉन्सेप्ट को समझाते हैं मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब केवल टीम नहीं है। मास्टरमाइंड का मतलब है दो या उससे ज्यादा दिमाग जब एक ही उद्देश्य की तरफ ट्यून हो जाते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। ये शक्ति लगभग विद्युत ऊर्जा जैसी होती है, अदृश्य लेकिन बेहद प्रभावशाली। हिल कहते हैं कि अकेला इंसान कभी भारी लक्ष्यों को नहीं जीत सकता, लेकिन सही लोगों की ऊर्जा जोड़ दी जाए तो रास्ता अपने आप खुलने लगता है। दुनिया के हर बड़े बिजनेस के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है। हेनरी फोर्ड अकेले महान नहीं बने, उनके पास इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और मैनेजरों की एक बड़ी टीम थी जिसका दिमाग एक दिशा में ट्यून था। थॉमस एडिसन के इन्वेंशंस अकेले उनके नहीं थे, उनके आसपास 2 दर्जन से अधिक मेधावी लोग थे जो लगातार विचार दे रहे थे। खुद हिल कहते हैं कि उन्होंने जिन 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू लिया, उनमें से किसी एक ने भी ये दावा नहीं किया कि वो अकेले सफल हुआ। सबने कहा, मैंने सही लोगों की शक्ति का उपयोग किया। मास्टरमाइंड हमें एक और बात सिखाता है, इंसुलेशन फ्रॉम नेगेटिविटी, यानी जब आप सही लोगों से घिरे होते हैं तो आसपास की नकारात्मकता का असर कम हो जाता है। हिल कहते हैं कि अकेला इंसान जल्दी डर जाता है, लेकिन समूह में करेज बढ़ता है। ये वही कारण है कि विजेता विजेताओं की संगत ढूंढते हैं। अब हिल हमें उस सिद्धांत पर ले जाते हैं जो सफलता का असली इंजन है, परसिस्टेंस यानी जिद। इच्छा आग है, विश्वास हवा है, इमेजिनेशन चिंगारी है, लेकिन परसिस्टेंस वो शक्ति है जो आग को बुझने नहीं देती। हिल बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, हर इंसान की इच्छा मजबूत होती है, लेकिन केवल वही लोग जीतते हैं जिनकी जिद उससे भी मजबूत होती है। हिल कई लोगों की कहानियां सुनाते हुए बताते हैं कि दुनिया में हर महान जीत के पीछे एक लंबी दृढ़ता छुपी होती है। फोर्ड एक समय पर अपनी टीम द्वारा रोक दिए गए थे। वे कहते थे, V8 इंजन बनाओ। इंजीनियर कहते, संभव नहीं है। फोर्ड कहते, बनाओ। सालों तक कोशिश चलती रही, सबने हार मान ली, लेकिन फोर्ड की जिद ने सिचुएशन बदल दी। अचानक एक ब्रेक थ्रू मिला और V8 इंजन बन गया, जिसने पूरी ऑटोमोटिव दुनिया बदल दी। हिल ये भी बताते हैं कि असफलता और हार इंसान की परीक्षा होती है। असफलता कभी रास्ता बंद नहीं करती, वो सिर्फ इंसान को एक पॉज देती है और पूछती है, क्या तुम वाकई इसे चाहते हो? जो इंसान इस पॉज में टूट जाता है वो पीछे रह जाता है, लेकिन जो इंसान पॉज को प्रिपेयर में बदल देता है वही जीतता है। परसिस्टेंस का एक बड़ा उदाहरण हेनरी फोर्ड के अलावा फिल्म स्टार मैरी पिकफोर्ड का है। मैरी ने शुरुआत में कई असफल ऑडिशन दिए। लोगों ने कहा, यह फिल्म की दुनिया के लायक नहीं है, लेकिन उसकी परसिस्टेंस ने उसे दुनिया की सबसे मशहूर अभिनेत्री बना दिया।
हिल इसी परसिस्टेंस को सफलता का असली फ्यूल कहते हैं। इंसान की परसिस्टेंस तभी मजबूत होती है जब उसकी इच्छा बर्निंग डिजायर हो, जिस लक्ष्य के लिए मन में इमोशन हो, वही इंसान लगातार पीछा करता है। हिल कहते हैं कि जिस चीज के लिए आप रो सकते हैं, तड़प सकते हैं, दिन रात सोच सकते हैं, उसी चीज को हासिल करना आसान हो जाता है। अब हिल पुस्तक को एक और गहराई में ले जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, इंसान की सबसे शक्तिशाली मानसिक परत। ये मन का वो भाग है जो कभी सोता नहीं। जो भी विचार भावनाओं के साथ हमारे मन में जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। ये मन हमारे विश्वास, आदतों, फैसलों, भावनाओं को चलाता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड गलत और सही में फर्क नहीं करता। जो आप उसे भरोसे के साथ बताते हैं, वो उसे सच मानकर उसी तरह व्यवहार करता है। हिल बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड यही वजह है कि कुछ लोग अमीर बनते हैं और कुछ नहीं। सुबह उठते ही जो व्यक्ति मन में कहता है, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में उसे धकेल देता है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति बार बार खुद को आश्वस्त करता है, मैं अपनी क्षमता से ज्यादा प्राप्त कर सकता हूं, सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर डर की जगह साहस भर देता है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी इमेजिनेशन को भी शक्ति देता है। जब इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन और परसिस्टेंस मिल जाते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड एक शक्तिशाली मैग्नेट बन जाता है। वो अवसरों, विचारों, लोगों और परिस्थितियों को आपके लक्ष्य की ओर आकर्षित करने लगता है। ये किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये ब्रह्मांड का मनोवैज्ञानिक नियम है। आप जो सोचते हैं, वो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाता है। यही वो जगह है जहां नेपोलियन हिल हमें आगे ले जाते हैं, टुवर्ड्स द 6 एथ सेंस, टुवर्ड्स फियर, टुवर्ड्स ट्रांसम्यूटेशन ऑफ इमोशंस और टुवर्ड्स वो अद्भुत शक्ति जो मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता बनाती है। अब किताब अगले स्तर पर प्रवेश करती है, जहां मन सिर्फ सोचता नहीं बल्कि रूपांतरित होने लगता है। इसी मोड़ पर हिल अगले भाग की नींव डालते हैं, जहां हम भावनाओं की ऊर्जा, फियर के साइकोलॉजी और सिक्स्थ सेंस की गहराई में उतरेंगे। मन की यात्रा अब और भी रोमांचक हो जाती है। मन अब उस जगह पहुंचा है जहां वो सिर्फ इच्छाओं और कल्पनाओं से संचालित नहीं होता, बल्कि भावनाओं की गहराई से ऊर्जा खींचता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि भावनाएं, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, मानव मन की सबसे शक्तिशाली ड्राइविंग फोर्स है। वो बताते हैं कि हमारे विचार तभी जीवन पाते हैं जब उनमें भावना जुड़ी हो। भावना के बिना विचार बीज की तरह होते हैं जो मिट्टी पर गिरकर सूख जाते हैं, लेकिन भावना के साथ विचार उस बीज की तरह बन जाते हैं जिसमें अंकुर फूटने की शक्ति आ जाती है। हिल एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। इंसान की भावनाएं 2 श्रेणियों में बंटी होती है, सकारात्मक भावनाएं और नकारात्मक भावनाएं। मन एक समय में सिर्फ एक ही दिशा में काम कर सकता है, या तो सकारात्मक ऊर्जा की तरफ या नकारात्मक की तरफ। जो इंसान अपने मन में सकारात्मक भावनाओं को बार बार डालता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड मजबूती से उसके लक्ष्यों की ओर बढ़ता है, और जो नकारात्मक भावनाओं को अपने मन में जगह देता है, वो अनजाने में अपनी ताकतें कमजोर कर देता है। हिल बताते हैं कि सकारात्मक भावनाओं में प्रेम, इच्छा, विश्वास, उत्साह, आशा और सेक्सुअल ऊर्जा सबसे शक्तिशाली है। वहीं नकारात्मक भावनाओं में डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, चिंता और क्रोध शामिल है। अब यहां एक अद्भुत कॉन्सेप्ट आता है, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल इस विषय को अत्यंत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं कि सेक्स ऊर्जा केवल शारीरिक आनंद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के पास मौजूद सबसे बड़ी क्रिएटिव शक्ति है। इतिहास में जितने भी महान कलाकार, नेता, वैज्ञानिक और आविष्कारक हुए, उनमें ये सेक्सुअल ऊर्जा अत्यंत तीव्र होती थी। वे इस ऊर्जा को शारीरिक क्रिया में खर्च नहीं करते थे, बल्कि इसे क्रिएटिविटी, इच्छा शक्ति, कार्यशक्ति और मानसिक शक्ति में बदल देते थे। यही सेक्स ट्रांसम्यूटेशन है।
उच्च भावनाओं को रचनात्मक ताकत में बदल देना। हिल बताते हैं कि जब सेक्स ऊर्जा मन के उच्च केंद्रों की ओर मोड़ी जाती है तो मन की रचनात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। इंसान की सोच तेज हो जाती है, लक्ष्य की ओर ध्यान मजबूत होता है, कल्पना जीवंत बन जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं, क्योंकि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। वे जानते हैं कि भावना को कैसे ऊर्जा में बदलना है। भावनाओं पर नियंत्रण का अगला चरण है फियर को जीतना। हिल फियर को 6 मुख्य रूपों में बांटते हैं: गरीबी का डर, आलोचना का डर, स्वास्थ्य खोने का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। ये 6 डर इंसान को उसी तरह रोकते हैं जैसे छाया किसी प्रकाश को रोकती है। ये डर धीरे धीरे, बिना आवाज किए, इंसान की इच्छाओं को खा जाते हैं। कई लोग महान बन सकते थे, लेकिन उनके अंदर का डर उन्हें कदम उठाने नहीं देता। हिल पॉवर्टी फियर यानी गरीबी के डर को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। जब इंसान को लगता है कि वो असफल होगा, पैसे नहीं आएंगे, वो संघर्ष में फंस जाएगा। यही विचार उसके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट होकर उसे वास्तव में कमजोर कर देते हैं। अगला डर है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे? ये दुनिया के सबसे ज्यादा पंगु करने वाले विचारों में से एक है। लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज उन्हें जज करेगा। हिल एक बात अत्यंत दृढ़ता से कहते हैं, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिनके पास करने का साहस होता है, न कि उन लोगों को जो डर के कारण बैठ जाते हैं। जब इंसान ये समझ लेता है कि डर केवल मन का खेल है, कोई वास्तविक शक्ति नहीं, तब वो आजाद होने लगता है। अब हिल मन को एक और बड़े क्षेत्र में ले जाते हैं, द ब्रेन। वो बताते हैं कि इंसान का मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह है। हम थॉट्स को भेजते भी हैं और प्राप्त भी करते हैं। ये विचार बहुत वैज्ञानिक लगता है और सत्य भी है। जिस तरह रेडियो वेव्स हवा में बहती है, उसी तरह विचार भी ऊर्जा के रूप में प्रसारित होते हैं। हिल कहते हैं कि जब मन इमेजिन करता है, इच्छाएं पैदा करता है, भावनाओं से भरता है और परसिस्टेंस से उन्हें मजबूत करता है, तो वो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजी जाती है। उसी ऊर्जा के मैचिंग फ्रीक्वेंसी वाले विचार और परिस्थितियां इंसान की ओर आकर्षित होती है। हिल का यह सिद्धांत आधुनिक भौतिकी के रेजोनेंस सिद्धांत से मेल खाता है। जो फ्रीक्वेंसी फैलती है वही अट्रैक्ट होती है। यही कारण है कि सफल लोग सकारात्मकता फैलाते हैं और सकारात्मक अवसर आकर्षित करते हैं। असफल लोग नकारात्मकता फैलाते हैं और समस्याएं आकर्षित करते हैं। ब्रेन विचारों का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, सबकॉन्शियस माइंड रिसीविंग स्टेशन है और इमेजिनेशन वो जगह है जहां विचारों को रूप मिलता है। अब इस पूरे मानसिक ढांचे का सबसे अद्भुत भाग आता है, द सिक्स्थ सेंस। हिल इसे द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम कहते हैं। ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि मन की वो अवस्था है जहां इंट्यूशन जागृत हो जाती है। जब इंसान अपने मन को इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, नॉलेज, इमेजिनेशन और परसिस्टेंस से साफ और मजबूत करता है, तो मन के भीतर एक शांत, गहरी बुद्धि प्रकट होने लगती है। ये बुद्धि मुश्किल समय में दिशा दिखाती है, सही अवसरों की पहचान कराती है और कभी कभी ऐसे सॉल्यूशंस देती है जो सामान्य सोच से बाहर होते हैं। हिल ये नहीं कहते कि सिक्स्थ सेंस हर किसी में बराबर काम करती है। वो कहते हैं कि ये धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे एक कलाकार अपनी कला को तराशता है, वैसे ही मनुष्य अपने मन को तराशकर इंट्यूशन को प्रकट करता है। सिक्स्थ सेंस हमेशा तर्क में नहीं बंधती, लेकिन ये गलत भी नहीं होती। ये मन का वो हिस्सा है जो कई बार हमें सही समय पर सही कदम उठाने की चेतावनी देता है। हिल अपने अनुभव भी साझा करते हैं, कैसे उन्होंने बड़े फैसलों से पहले एक शांत भाव में बैठकर अपनी इंट्यूशन को सुना। वे कहते हैं कि जब मन साफ और शांत होता है, तब इंट्यूशन की आवाज बहुत स्पष्ट सुनाई देती है। लेकिन जब मन डर, लालच, भ्रम या जल्दबाजी से भरा हो, तब सिक्स्थ सेंस काम नहीं करती। इस पूरे तीसरे भाग का सार यही है कि मन केवल विचारों से नहीं चलता, बल्कि भावनाओं से संचालित होता है।
यही भावनाएं ऊर्जा बनकर सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करती है। वही सबकॉन्शियस माइंड विचारों को ब्रह्मांड में प्रसारित करता है और इंसान की वास्तविकता को आकार देता है। इच्छा, विश्वास, कल्पना और जिद का संयोजन इंसान को अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण देता है। और जब इंसान अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर लेता है, तब वो अपने भाग्य का लेखक बन जाता है। अब किताब हमें अंतिम 2 बड़े क्षेत्रों की ओर ले जाती है। वो जहां हिल बताते हैं कि कैसे प्लान्स को शेप दिया जाए, कैसे डिसाइसिव एक्शन लिया जाए और कैसे फेलियर को सक्सेस में बदला जाए। इसके बाद वो बताते हैं कि डर को कैसे खत्म किया जाए और इंसान कैसे अपने मन पर शासन करके जिंदगी पर अधिकार कर सकता है। मन की शक्ति, भावनाओं की ऊर्जा और सिक्स्थ सेंस की अद्भुत क्षमता के बाद नेपोलियन हिल हमें अब उस जगह ले जाते हैं जहां विचारों को रूप दिया जाता है, क्योंकि इच्छा, विश्वास और कल्पना तभी मायने रखते हैं जब इंसान उन्हें कार्य में बदलता है। हिल बार बार कहते हैं कि विचारों की कीमत तभी है जब वे एक ठोस योजना में ढलते हैं और फिर कार्रवाई के रूप में बाहर आते हैं। यही वो जगह है जहां ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग शुरू होती है। हिल कहते हैं कि हर सफल इंसान अपनी यात्रा एक योजना के साथ शुरू करता है, लेकिन वो योजना पहली बार में कभी परफेक्ट नहीं होती। असली सफलता इस बात में है कि इंसान योजना बनाता है, उसे अपनाता है, असफल होने पर उसे सुधारता है, फिर दोबारा वापसी करता है। योजना का मतलब रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक लचीली रणनीति है जिसे समय और अनुभव के अनुसार बदला जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस भी शुरुआत में कमजोर योजनाओं से शुरू हुए थे, लेकिन उनकी सफलता योजना की ताकत में नहीं, बल्कि उसे लगातार सुधारने की क्षमता में थी। हिल ये भी बताते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए योजना अकेले नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए जरूरी है मास्टरमाइंड ग्रुप, एक ऐसी टीम जो आपके विचारों को विकसित कर सके, आपके कमजोरियों को संभाल सके और आपके स्ट्रेंथ्स को बढ़ा सके। वो कहते हैं, आप अपने ज्ञान या अनुभव की कमी को सही टीम बनाकर पूरा कर सकते हैं। यही कारण है कि सफल लोग एडवाइजर्स रखते हैं, मेंटोर्स से सीखते हैं और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो सोचने और समझने में उनसे बेहतर हों। फिर हिल उस सच्चाई पर आते हैं जो हमें चौंकाती है। बहुत सी योजनाएं पहले प्रयास में असफल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्य गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि योजना अधूरी है। वो कहते हैं, असफलता का अर्थ है कि आपकी योजना काम नहीं कर रही, आपका सपना नहीं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग बीच में रुक जाते हैं। वे मान लेते हैं कि उनकी क्षमता नहीं है, जबकि समस्या योजना में होती है। महान लोग बार बार असफल योजनाओं को सुधारते हुए आगे बढ़ते हैं, जब तक कि सही रास्ता नहीं मिल जाता। हिल निर्णय, डिसीजन के सिद्धांत पर गहराई से जोर देते हैं। वो कहते हैं कि असफल लोग निर्णय लेने में कमजोर होते हैं। वे देर करते हैं, हिचकिचाते हैं, हर बात पर दूसरों की राय पूछते हैं और अपने मन की आवाज दबा देते हैं। दूसरी ओर सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं। वो कहते हैं, अनिर्णय डर का बच्चा है और निर्णय साहस की संतान। इंसान का भविष्य अक्सर उस क्षण पर निर्भर करता है जब वो कोई बड़ा निर्णय करता है। दुनिया में बहुत से लोग महान बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सही समय पर निर्णय लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। फिर हिल बताते हैं कि कैसे दुनिया की सबसे सफल कहानियां एक डिसाइसिव मोमेंट से शुरू हुई, जैसे हेनरी फोर्ड का मॉडल टी बनाने का फैसला, रॉकफेलर का पेट्रोलियम एम्पायर शुरू करने का निर्णय या नेपोलियन हिल स्वयं का 20 साल कार्नेगी के सुझाव को स्वीकार करना। ये सभी निर्णय जीवन बदलने वाले थे। हिल कहते हैं कि निर्णायक क्षण हमेशा बड़े और नाटकीय नहीं होते। कभी कभी वे बिल्कुल शांत पल होते हैं, जब इंसान अंदर से महसूस करता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब हिल उस डार्क ट्रूथ पर आते हैं, फेलियर। दुनिया इसे बुरा मानती है, लेकिन हिल बताते हैं कि फेलियर एक छुपा हुआ टीचर है। वो हमेशा संकेत देता है कि किस दिशा में सुधार चाहिए। दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने फेलियर का सामना न किया हो।
एडिसन ने 10,000 बार असफल होकर बल्ब बनाया। फोर्ड कई बार दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे। अब्राहम लिंकन ने जीवन भर प्रयास किए, पर हर दूसरे कदम पर असफल हुए। लेकिन जब वे सफल हुए तो पूरी दुनिया बदल गई। हिल कहते हैं कि असफलता कभी स्थायी नहीं होती जब तक इंसान खुद हार मानकर उसे स्थायी न बना दे। असली हार तब है जब आप रुक जाते हैं, जब आप डर के कारण अगला कदम लेने से बचते हैं। असफलता का मतलब है कि सफलता अभी तैयार नहीं है, लेकिन वो आपके इंतजार में है। हिल एक रोचक बात बताते हैं। बहुत सी सफलताएं असफलताओं के सबसे अंधेरे क्षणों के बाद आती है। जब इंसान टूटने जैसा महसूस करता है, तभी उसके भीतर वो शक्ति जागती है जो उसे अपनी सीमा से बाहर ले जाती है। उनकी रिसर्च में ये बार बार सामने आया कि लोग तब सबसे अधिक सफल हुए जब वे ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके थे। यही कारण है कि परसिस्टेंस, जिद और डिसीजंस मिलकर इंसान को आगे धकेलते हैं। अब हिल हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक मानसिक आदत है जिसे बार बार दोहराने से मजबूत बनाया जाता है। जब इंसान अपने लक्ष्यों को लिखता है, उन्हें रोज पढ़ता है, मन में बार बार दोहराता है और खुद को अपनी मंजिल पर विजुअलाइज करता है, धीरे धीरे आत्मविश्वास अंदर जमने लगता है। यह प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन एक बार अंदर तक उतर जाए तो इंसान हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद हिल बताते हैं कि सकारात्मक मानसिक स्थिति, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सफलता की रीढ़ है। नकारात्मक लोग कभी अवसर नहीं देख पाते, वे हमेशा मुश्किलें देखते हैं, रास्ते में कांटे देखते हैं, गिरने का डर देखते हैं। सकारात्मक लोग कांटों में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। वही परिस्थितियां अलग अलग लोगों को अलग परिणाम देती है, क्योंकि हर व्यक्ति परिस्थितियां नहीं, अपने नजरिए के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। हिल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बाद एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, रिचेस सेल्डम रिस्पॉन्ड टू विशेस, यानी धन इच्छाओं से नहीं मिलता। धन कार्य, योजना, दृढ़ता और सकारात्मक मानसिक अवस्था से आता है। जो लोग सिर्फ इच्छा करते हैं, वे हवा में बातें करते रहते हैं। जो लोग योजना बनाकर कार्रवाई करते हैं, वे धीरे धीरे अपनी वास्तविकता बदलते जाते हैं। अब हिल हमें सफलता के एक और मौलिक सिद्धांत पर ले जाते हैं, पावर ऑफ द मास्टर माइंड अप्लाइड। वो बताते हैं कि जब इंसान खुद को और अपने विचारों को सही लोगों से घेर लेता है, तो उसकी मेंटल वाइब्रेशन बदल जाती है। इससे निर्णय बेहतर होते हैं, विचार तेज होते हैं और अवसर जल्द प्रकट होने लगते हैं। यही पावर एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। इस चौथे भाग का सार यह है कि योजना, निर्णायकता, आत्मविश्वास और जिद वो 4 स्तंभ हैं जिन पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। बिना निर्णय के इच्छा बेकार है, बिना योजना के विश्वास कमजोर है, बिना कार्रवाई के कल्पना मृग तृष्णा है और बिना परसिस्टेंस के हर प्रतिभा मिट्टी में मिल जाती है। अब हिल अंतिम चरण के लिए मंच तैयार करते हैं, जहां मनुष्य ये सीखता है कि कैसे वो अपने डर को पूरी तरह हराकर अपने भाग्य का वास्तुकार बन सकता है। यही वो जगह है जहां थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे शक्तिशाली संदेश सामने आता है। नेपोलियन हिल अब हमें उस आखिरी और सबसे गहरे क्षेत्र में ले आते हैं, जहां इंसान अपने मन के अंधेरे को साफ करता है। हिल कहते हैं कि मनुष्य चाहे कितने भी सिद्धांत सीख ले, इच्छा, विश्वास, कल्पना, ज्ञान, योजना, जिद, जब तक वो अपने डर पर विजय नहीं पाता, तब तक ये सारी शक्तियां आधी रह जाती है। क्योंकि डर वो छिपा हुआ शत्रु है जो इंसान की सबसे बड़ी क्षमताओं को बांध देता है। हिल शुरुआत में ही कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि डर उन्हें पहला कदम उठाने ही नहीं देता। डर इंसान के मन में धीरे धीरे प्रवेश करता है। पहले वो संदेह बनकर आता है, फिर बहाना बनकर, और धीरे धीरे मन में इतनी गहरी जड़ें जमा लेता है कि इंसान खुद को असहाय मानने लगता है। हिल डर को 6 रूपों में समझाते हैं, गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर,
बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। गरीबी का डर सबसे बड़ा है। जब इंसान को लगता है कि वो असफल होगा, कि उसके पास पैसा नहीं होगा, कि उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, इन सब विचारों का बोझ उसके काम करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। आलोचना का डर इंसान को दूसरों की नजर में जीने पर मजबूर करता है। दुनिया क्या कहेगी, ये डर सपनों को दफन कर देता है। बीमारी का डर इंसान को मानसिक रूप से कमजोर करता है। प्यार खोने का डर इंसान को रिश्तों में गुलाम बना देता है। बुढ़ापे और मृत्यु का डर इंसान को समय से पहले हार मानने पर मजबूर कर देता है। हिल बताते हैं कि इन डरों को हराने का पहला तरीका है उन्हें पहचानना। जो इंसान ये समझ लेता है कि उसका डर असली नहीं, सिर्फ मन का भ्रम है, वो आधी लड़ाई जीत लेता है। दूसरी आधी जीत तब मिलती है जब इंसान निर्णय लेता है कि वो अपने डर के बावजूद आगे बढ़ेगा। डर को मारने का केवल एक तरीका है, उसका सामना करना। हिल कहते हैं, डर उतना ही शक्तिशाली है जितना आप उसे होने देते हैं। डर पर विजय पाने के बाद इंसान को एक और आंतरिक शक्ति को समझना होता है, आदतों की शक्ति। हिल बताते हैं कि मनुष्य की आदतें धीरे धीरे उसकी किस्मत बनाती है। सकारात्मक आदतें सफलता लाती है और नकारात्मक आदतें धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देती है। इसीलिए हिल आत्मानुशासन को सफलता का मूल तत्व कहते हैं। बिना अनुशासन के इच्छा भटक जाती है, बिना अनुशासन के लक्ष्य कमजोर हो जाते हैं। अनुशासन वो चीज है जो इंसान को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने पर मजबूर करती है, भले ही मन न हो। हिल के अनुसार आत्मानुशासन थॉट्स को नियंत्रित करने से शुरू होता है। मन में जो विचार आते हैं उन्हें छांटना जरूरी है। सकारात्मक विचारों को आगे बढ़ाना और नकारात्मक विचारों को तुरंत रोक देना ही अनुशासन की शुरुआत है। यही कारण है कि सफल लोग सुबह का समय अपने मन को मजबूत करने में लगाते हैं। वे अफर्मेशंस दोहराते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, लक्ष्य लिखते हैं, योजना बनाते हैं। ये सब मन को दिशा देता है। इस अंतिम भाग में हिल उस अद्भुत सिद्धांत को दोबारा समझाते हैं। यू बिकम वॉट यू थिंक। इंसान वो नहीं बनता जो वो चाहता है, बल्कि इंसान वो बनता है जिसका वो बार बार सोचता है। जो मन हर समय कमी, डर और बाधाओं के बारे में सोचता है, वो वही हकीकत बनाता है। जो मन अवसर, योजना, समाधान और सफलता की छवि बनाए रखता है, वो वही जीवन बनाता है। अब हिल किताब के अंतिम अध्याय में उस गूढ़ शक्ति की बात करते हैं जिसे वो सिक्स्थ सेंस कहते हैं। ये शक्ति इंसान की वो इंट्यूशन है जो तब जागती है जब मन पूरी तरह साफ, शांत और तैयार होता है। सिक्स्थ सेंस आपको चेतावनी भी देती है और अवसर भी दिखाती है। यह आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य पुल है जो तब कार्य करता है जब आप अपनी सोच को उच्च स्तर पर ले आते हैं। यह आपको रास्ते में आने वाले गलत फैसलों से बचाती है, सही वक्त पर सही लोगों से मिलाती है और कई बार किसी अदृश्य शक्ति की तरह आपकी रक्षा करती है। हिल कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस का अनुभव हर किसी को नहीं होता। ये धीरे धीरे विकसित होती है जब इंसान अपनी इच्छाओं को शुद्ध करता है, अपने डर पर विजय पाता है, खुद को पॉजिटिव थॉट से भरता है और लगातार अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करता है। तब सिक्स्थ सेंस एक मार्गदर्शक की तरह काम करने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोगों को अवसर बाकी दुनिया से पहले दिखाई दे जाते हैं। वे ये नहीं जानते कि कैसे, लेकिन उनका मन उन्हें सही दिशा में धकेलता है। किताब अब समाप्ति की ओर बढ़ती है और हिल एक बेहद सुंदर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वे कहते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच का असली संदेश ये नहीं कि धन कैसे कमाया जाए, बल्कि ये कि इंसान अपनी सोच को कितना शक्तिशाली बना सकता है। धन सिर्फ एक परिणाम है सोच, भावना, साहस, अनुशासन और कार्य का। असली दौलत वह है जो मनुष्य अपने अंदर पैदा करता है। आत्मविश्वास, दृष्टि, साहस, योजना, विश्वास और दृढ़ता, यही दौलत सारी भौतिक संपत्तियों से पहले आती है। हिल कहते हैं कि जब इंसान अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है तो वो दुनिया की किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही
हमारी वास्तविकता का निर्माता है। जीवन में अमीरी या गरीबी, सफलता या असफलता, सबका स्रोत हमारे मन की गहराई में छुपा है। मनुष्य का भविष्य किसी भाग्य रेखा में नहीं, बल्कि उसके विचारों, निर्णयों और कार्यों में लिखा होता है। किताब का अंत एक शक्तिशाली संदेश के साथ होता है। मन की शक्ति असीम है। इच्छा उसका इंजन है, विश्वास उसका ईंधन है, कल्पना उसका नक्शा है, योजना उसका रास्ता है, अनुशासन उसका पहिया है और साहस उसकी चाल है। जो इंसान इन सबको जोड़ लेता है, वो अपनी सोच से अमीर बनता है। और अमीर सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि सोच, आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता से बनता है। यही थिंक एंड ग्रो रिच का सार है। मन को बदलो तो जीवन खुद बदल जाता है। अगर आज की इस सोलफुल जर्नी ने आपके भीतर भी कोई चिंगारी जगाई है, तो इसे थामे रखिए, बढ़ाइए, इसे आग बनने दीजिए। आप देख रहे थे हिंदी बुकवर्स, जहां किताबें नहीं, जिंदगी समझाई जाती है। मिलते हैं अगली किताब में, एक नई सोच, एक नई उड़ान के साथ।